हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका गुरु कमलेश सर आप सभी का कैरियर एस्पायरिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और टेंस का सीरीज चल रहा है डियर। इस टेंस के सीरीज में आज हम आपको लेकर के चलते हैं टॉपिक नंबर 3। आज हम आपको टॉपिक नंबर 3 पढ़ाने चल रहे हैं और इस टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ना है आइए देखिए जरा। बोर्ड पे लिखा हुआ है हमने, हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। डियर ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसकी हिंदी होती है कर्म। इसकी हिंदी क्या होती है? कर्म होती है। ठीक, चलिए इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि भाई ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। दूसरी बात ये कि अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर हम ऐसे ही बताना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट बनता कौन कौन है। ऑब्जेक्ट बनता कौन कौन है, तो आइए चलिए जरा देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डियर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? नाउन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन की, जिसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? प्रोनाउन की। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है और इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ती है किसकी? जीरेंड की, GERUND, जीरेंड की। और फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डियर अगर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में समझना है तो हमें इनके बारे में पहले समझना होगा। और पहले समझने की बात अगर आती है तो आपको इनको समझने के लिए आपको इसके पहले सब्जेक्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाले वीडियो में जो वीडियो मैंने पढ़ाया, जो सब्जेक्ट वाला क्लास है, उसमें मैंने नाउन के बारे में भी बात की है, प्रोनाउन के बारे में बात की है, जीरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में भी हमने बात की है। ठीक है, तो चलिए आप उसको देख लीजिएगा और आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या होती है और इसका टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, और अगर हम टाइप से देख लेते हैं तो उसी के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर कर लेते हैं। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर मैं आपसे कहूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो एक आपका जो ऑब्जेक्ट होगा डियर, एक ऑब्जेक्ट आपका होगा वह क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो एक आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक हम तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वह होगा प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपसे कहा कि 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका हो जाएगा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो दूसरा होगा यह आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वह प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट के टाइप्स देख लिया,
ठीक है। अब हमने अगर टाइप से देख लिया तो अब हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन से क्लियर करना है, इसकी डेफिनेशन से क्लियर करना है। तो चलिए भैया, अगर ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 3 तरह के आपके क्या होंगे, डेफिनेशन से भी होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक एक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ने चल रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया तो ढेर सारी चीजें हद तक क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? आप कहोगे हाँ, यहाँ पे आयन हटा दिया तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डियर कि हमें सबसे पहले एक एक को पढ़ना पड़ेगा, और एक एक ऑब्जेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंफर्म होती चली जाएंगी और हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और मैं आपको ले करके चलता हूं किधर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आपने नोट कर लिया और हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक, आइए सबसे पहला नंबर हम लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप इसकी हिंदी क्या कहोगे, प्रत्यक्ष, और हम क्या कहेंगे, कर्म। प्रत्यक्ष कर्म ये हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कर्म ये कह सकते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन है कि वर्ब सब्जेक्ट के लिए जो करें उसे क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब सब्जेक्ट के लिए जो करे उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट के लिए जो करे उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन अब हमें एक बात और भी क्लियर करनी है कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता किसका किसका है, ये कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भूमिका में आ सकते हैं। तो चलिए भैया, हम उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वह केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। केवल किसके साथ आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है। एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में 2 तरह के ऑब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे भैया, एक आपके आएंगे लिविंग, और एक आपके क्या आएंगे, नॉन लिविंग। एक आपके क्या आएंगे, लिविंग, और एक आपके क्या आएंगे, नॉन लिविंग आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, ये जो लिविंग आपका होगा इसमें कौन कौन आएगा, लिविंग में कौन कौन आएगा, चलिए जरा उसको समझते हैं। तो लिविंग का मतलब होता है क्या, सजीव। लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव, और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव। ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव। तो चलिए हम देखते हैं कि जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है इसमें कौन कौन आएगा। तो इसमें आपका एक तो आएगी नाउन, एक क्या आएगी, नाउन आएगी, और दूसरा जो आएगा वो आएगा प्रनाउन। एक आपका क्या आएगा, एक आएगी नाउन और दूसरा नंबर क्या आएगा, प्रनाउन आएगा। ठीक है, ये जो नाउन आएगी ये नाउन कैसी होगी, लिविंग होगी। जो प्रनाउन होगा वो कैसा होगा, लिविंग। नाउन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो प्रनाउन होता है वह इसमें आएगा। बाकी इसमें जो आएंगी नॉन लिविंग नाउन्स आएंगी, नॉन लिविंग नाउन्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग नाउन हो सकती है, पहली बात, प्रोनाउन हो सकता है, दूसरी बात, और साथ ही साथ नॉन लिविंग नाउन्स हो सकती है, यह भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आए आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोनाउन, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कर लो। उसके बाद में चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमें ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे मिलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। आइए, आपने इसे नोट कर लिया होगा और चलिए हम इनको समझते हैं। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आएंगे तो सबसे पहली बात हम एग्जाम्पल से पहले आपको जरा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को बता देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बता देते हैं आपको? प्रोनाउन को बता देते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन जो होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होंगे जरा ये समझिए। आपको क्या मिलेगा? मी हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं तो सही रहेगा, प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट, प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक तो मी हो गया। मी को हम क्या लिखते हैं हिंदी में? मुझे लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? मुझको लिखते हैं। और इसकी अंग्रेजी क्या होती है? एक हिंदी मुझसे होती है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? अस होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? हमको। ठीक है, और क्या लिखेंगे? हमसे। फिर यहां पर हमने यू लिखा, इसका हो जाएगा तुम्हें, तुमको, और क्या हो जाएगा? तुमसे। यहां पर आपका हो जाएगा आपको, और क्या हो जाएगा? आपसे। ठीक है, ये आपके दोनों एक ही होंगे। फिर आपका आ जाएगा यहां पर क्या? देम, तो ये आपका हो जाएगा उन्हें, उनको, उनसे। फिर आपका होगा हिम, उसे, उसको, उससे। फिर आपका हो जाएगा हर, यही आप लिख सकते हैं, इसी तरह से हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा इट, इसे, इसको, और आपका क्या हो जाएगा? इससे। तो डियर ये सभी के सब ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ये सब के सब प्रोनाउंस होते हैं और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो भैया मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं, और जब हम ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं तो कहीं कहीं पे सेंटेंस में जब उनको आ जाता है तो हम प्रॉब्लम फील करते हैं कि आखिर हम उनको की अंग्रेजी क्या लिखें, या फिर इसको आ जाए तो प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी अंग्रेजी क्या लिखें। बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपको कहीं पर आपसे दे दे, हमसे दे दे, हमको दे दे। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती रहती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये इनको नोट कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे जब आप ट्रांसलेशंस करेंगे तो उन ट्रांसलेशंस में इनका हमारी आपसे मुलाकात जरूर होने वाली है। इनसे आपकी मुलाकात मैं जरूर कराऊंगा और तब आप देखिएगा कि आपको ट्रांसलेशन कितना आसान लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डियर आप इनको नोट कर लीजिए और फिर आगे देखिएगा ट्रांसलेशंस कितने आसान होते हैं। ठीक, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम आपको लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल में देखने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां होता है और क्रिया कैसे सब्जेक्ट के लिए क्या करती है। जैसे मैं एक किताब खरीदता हूं, मैं एक किताब खरीदता हूं। वह रमेश को पढ़ाता है, वह रमेश को पढ़ाता है। मैं एक किताब खरीदता हूं। बच्चे आपको बुलाते हैं। तो ये मैंने आपको के सामने 3 सेंटेंस हमने लिखा है। ठीक है, 3 सेंटेंस लिखा है। तो चलिए सबसे पहले इस वाक्य को हम देखते हैं, पहले सेंटेंस को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं।
पहली बात। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए भैया, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अर्थात क्रिया सब्जेक्ट के लिए कुछ करेगी, क्रिया सब्जेक्ट के लिए कुछ करेगी और जो करेगी वही आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट नहीं, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगी, ये वर्ब बताएगी। ये वर्ब जो है, ये वर्ब बताएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यह क्रिया सब्जेक्ट के लिए क्या कर रही है, ठीक है, ये वर्ब बताएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं एक किताब खरीदता हूं। अब जरा आप चेक करो तो यहां पर वर्ब क्या मिल रही है, खरीदना। वर्ब क्या मिल रही है, खरीदना। अब मुझे बताइए कि ये क्रिया क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो आप कहोगे किताब खरीद रही है। ये क्रिया क्या कर रही है, इस किताब को क्या कर रही है, परचेज कर रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यह हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों डियर, मैंने यही तो कहा ना कि ये क्रिया सब्जेक्ट के लिए जो करेगी, यह क्रिया सब्जेक्ट के लिए जो करेगी वही आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक। आइए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो एक तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीका को समझिएगा, अप्लाई करिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ब को ले लीजिए, क्या दिया है, खरीदता हूं, क्या है, खरीदता हूं, ऐसा लिखा है, ऐसा हमने लिख दिया। अब आगे आपको क्या करना है, यह देखना है कि ये जो है ये सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। तो अगर सजीव है तो किसे लगा दीजिए, किसे लगा दीजिए, किसको लगा दीजिए, ठीक है। अर्थात हम सजीव के लिए क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। ये किसके लिए होता है, सजीव के लिए। इसकी हिंदी क्या होती है, किसे, और क्या होती है, किसको, ठीक है। यदि हम वर्ब के पहले किससे और किसको लगा दें तो जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, वह आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वह आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक आपका कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि हम किसका प्रयोग करें, होम का प्रयोग करें, ठीक है, किसको पता करने के लिए, सजीव ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए। चलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम व्हाट लगा दें, हम क्या लगा दें, व्हाट। ये किसके लिए लगाएंगे, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए। इसकी हिंदी क्या होती है, क्या होती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन सी चीज लिख सकते हैं। तो डियर एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बनता है कि यदि हमें ऑब्जेक्ट पता करना हो तो हम वर्ब के पहले व्हाट लगा दें, व्हाट लगा दें, अर्थात हिंदी में क्या लगा दें या कौन सी चीज लगा दें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। यहां पर मैंने कहा, मैंने वर्ब लिख दिया, आप कहोगे हाँ लिखा गया। तो आप एक काम करो, ये देखो कि यहां पर ये जो संज्ञा है ये सजीव है या निर्जीव है। इतना तो पहचान ही सकते हैं आप कि ये सजीव है या निर्जीव। तो आप बताइए जरा कि ये जो किताब है, इस किताब को आप क्या कहोगे, आप सजीव कहोगे या निर्जीव कहोगे। तो आप कहोगे सर ये तो निर्जीव है। तो अगर ये निर्जीव है तो आप बताओ क्या लगा दें हम, आप कहोगे व्हाट लगा दीजिए। तो चलिए आपकी बात मानता हूं, यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, ठीक है, क्या लगा देता हूं और एक बार पढ़ता हूं। अब पढ़ने पर देखता हूं कि क्या हमें कुछ मिलता है या नहीं, हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो हम एक बार पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िए चलिए जरा। तो मैं एक किताब खरीदता हूं, मैं एक किताब खरीदता हूं, ठीक, पढ़ लिया। आओ इसको पढ़ लेते हैं। क्या खरीदता हूं, मैंने इसको पढ़ा, क्या खरीदता हूं। तो आप कहोगे अब क्या, आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर जी क्या खरीदता हूं, किताब खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं, किताब। इसका मतलब हमारा आंसर क्या मिलता है, हमें एक किताब। हमारा उत्तर हमें क्या मिलता है, एक किताब। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब तो बड़ा आसान लगा होगा कि अरे यार ये तो बड़ी मजे की बात है, हमें बड़े आसानी से हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। और कौन सा ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया हमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात ये जो वर्ब है, यह वर्ब सब्जेक्ट के लिए किताब खरीदने का काम करती है। यह वर्ब सब्जेक्ट के लिए किताब खरीदने का काम करती है। और मैंने यही तो बताया ना कि जब क्रिया सब्जेक्ट के लिए कुछ करती है तो वह आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इतना क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। आइए इसको देखते हैं।
वह रमेश को पढ़ाता है, वह रमेश को पढ़ाता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या पाया? क्रिया पढ़ाना। हमने क्या पाया? पढ़ाना। चलो हमने यहां पर पढ़ाता है ये लिख लिया, चलो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब एक प्रश्न उठता है कि भैया हम वहां पर किसे या किसको लगा दें, या फिर क्या और कौन सी चीज लगा दें। तो इसके लिए हम वर्ब के पहले आएंगे, देखेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो बताएं ये सजीव है या निर्जीव है। आप कहोगे कि ये तो सजीव है, तो हम चेक करते हैं कि क्या यही ऑब्जेक्ट होगा या नहीं। तो चलो हमने यहां पर क्या लगा दिया? किसे लगा दिया। किसे पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है। तो आंसर आप क्या दोगे? आंसर आप दोगे किसको? रमेश को। किसको पढ़ाता है? रमेश को। तो इससे हमें पता चल गया कि हकीकत में हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा? रमेश ही होगा। हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा? रमेश ही होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो इसी रमेश के बाद एक शब्द दिया है, एक शब्द है, मैं आपको बता दूं तो बड़े आसानी से आप पहचान लोगे। क्या? अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो डियर आप देखो रमेश के बाद में क्या दिया है? को। और ये जो को कारक है यह हमेशा बताता है कि यह आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये को बता रहा है कि यह आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और बड़े आसानी से आप पहचान लोगे। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। नीचे वाले वाक्य में जरा आइए देखते हैं। बच्चे आपको बुलाते हैं, बच्चे आपको बुलाते हैं। तो जरा ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? को। अब आप तुरंत समझ गए कि ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो चलो प्रश्न कर लेते हैं। हम बुलाना शब्द को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बुलाते हैं। ठीक है, बुलाते हैं हमने लिखा ये, और क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे बताइए कि हम इनमें से ले आऊं या इनमें से कोई एक लिखूं। तो कहोगे आप इसके पहले आ जाओ, देखो ये आपको दिया है, और आपको किसके लिए प्रयोग होता है? किसी लिविंग नाउन के लिए। इसका मतलब हम क्या लगा दें भैया? किसे या किसको। तो हमने क्या लिख दिया? किसको। तो इसको जरा पढ़िएगा, तो किसको बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं। तो आंसर क्या मिल रहा है भैया? आंसर मिल रहा है आपको। आंसर क्या मिल रहा है? आपको। इसका मतलब यह हमारा ऑब्जेक्ट है, यह हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है, और यह आपका क्या? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यह आपका क्या है? लिविंग नाउन है। यह आपका क्या है? लिविंग नाउन है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूं कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। पहले तो आप क्या करिए? पढ़ करके पता करिएगा कि ये क्रिया सब्जेक्ट के लिए क्या कर रही है। चलिए, जैसे वह रमेश को पढ़ाता है तो ये क्रिया वह के लिए क्या कर रही है? रमेश को पढ़ाने का काम कर रही है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? रमेश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है, नाउन के रूप में भी होता है, और प्रोनाउन के रूप में भी होता है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समाप्त होता है। ठीक है, चलिए एक परिभाषा और एक ऑब्जेक्ट हमने सीख लिया। अब डियर हम चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। आइए दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। चलिए हम कदम उठाए हैं, तो चलिए मिलते हैं किसे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, दूसरा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आइए इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलने से पहले हम क्या करते हैं? जरा इसकी हिंदी जान लेते हैं। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, चलिए ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डियर, आपको बताएं तो इसकी डेफिनेशन से क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताएं कि इसका जो डेफिनेशन होगा वह क्या होगा कि वह ऑब्जेक्ट जो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे। अब कैसे रिसीव करेगा? चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। अब अच्छा एक बात और, जरा मैंने लिखा वह ऑब्जेक्ट जो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे,
तो आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होनी चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकती है। नाउन अगर होगी तो कौन कौन सी होगी? नाउन होगी तो सजीव भी हो सकती है और निर्जीव भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते ही 3 चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, एक सजीव नाउन, एक निर्जीव नाउन और बीच में आपका क्या आना चाहिए? प्रोनाउन आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए हम यहां पर जरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा जरा समझिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक तो होगा आपका क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा ये समझिएगा। एक आपकी नाउन आएगी, ये जो नाउन होगी ये आपकी लिविंग होगी और साथ ही साथ आपकी क्या होगी? नॉन लिविंग भी होगी। लिविंग होगी और क्या होगी? नॉन लिविंग। और एक आपका क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये एक तो आपका हो जाएगा एक तरफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? नाउन आएगी। नाउन होगी तो लिविंग होगी और क्या होगी? नॉन लिविंग हो सकती है। और प्रोनाउन आपका ये होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक तरफ आपका क्या आएगा? वही कंडीशन क्या आएगा जरा समझिएगा। इसमें 2 तरह का होगा, एक तो आपका नाउन होगी और कौन सी नाउन होगी डियर? लिविंग नाउन होगी और साथ ही साथ आपका क्या आएगा? प्रोनाउन भी आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन भी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उपस्थित होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या उपस्थित होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उपस्थित होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? नाउन आएगी। नाउन में लिविंग होगा और नॉन लिविंग भी होगा और प्रोनाउन होगा। एक तरफ आपका आएगा लिविंग नाउन, एक तरफ क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, ठीक है। इसे ही हम मूल रूप से क्या कहते हैं? इसे ही मूल रूप से हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसे ही हम मूल रूप से क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा डियर? आइए इसको समझ लेते हैं। तो एक स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रक्चर जो होगा, एक जो बेसिक फार्मूला होगा वो क्या होगा कि यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक साथ आते हैं तो ध्यान रखिएगा, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, फिर हम क्या करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बन जाता है। एक कॉन्सेप्ट हमें ये तैयार रखना है कि एक ही वाक्य में अगर 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बनेगा, एक कॉन्सेप्ट ये बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा ये समझिएगा। अगर मान लीजिए कि हम अनुवाद करना है, हमें अनुवाद करते समय यदि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या किया? पहले लिख लिया। डियर आप इसे लिख चुके होंगे, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। और तब आप इसे नोट करिएगा, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं, ठीक है। हमने कहा कि एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बनेगा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले लिखें, तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा। कौन सा प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा? या तो हमें टू लाना पड़ेगा या फिर हम यहां पर क्या ले आएंगे? फॉर ले आएंगे। क्या ले आएंगे? फॉर ले आएंगे। या फिर हमें क्या ले आना पड़ेगा? फ्रॉम ले आना पड़ेगा, ठीक है। टू, फॉर और फ्रॉम लाना पड़ेगा। फिर आपको यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डियर एक कॉन्सेप्ट आप इसको याद रखिएगा, आपको कहीं भी ट्रांसलेशन बनाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा आपका क्या आएगा? सजीव प्लस निर्जीव आएगा, सजीव प्लस निर्जीव आएगा। और यहां पर केवल और केवल क्या आएगा? सजीव ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहां सजीव प्लस निर्जीव आएगा और यहां पर क्या आएगा? आपका केवल और केवल सजीव आएगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मैं रमेश को एक पुस्तक देता हूं। मैं रमेश को एक पुस्तक देता हूं। मैंने ये सेंटेंस लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं
कि ये बताइए कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है या नहीं? तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि हमें सीधे सीधे एक ऑब्जेक्ट ये नजर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये नजर आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो डियर ये देखिए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, इन दोनों वाक्यों में ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट किसे रिसीव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट किसे रिसीव कर रहा है। तो जरा आप पढ़ करके देखिए, मैं रमेश को एक पुस्तक देता हूं, मैं रमेश को एक पुस्तक देता हूं। तो जरा मुझे यह बताइए, यह पुस्तक रमेश को रिसीव कर रही है या रमेश इस पुस्तक को रिसीव कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं ये पुस्तक रमेश को रिसीव कर रही है या रमेश इस पुस्तक को रिसीव कर रहा है? तो आप कहोगे कि ये रमेश जो है किसको रिसीव कर रहा है? इस पुस्तक को रिसीव कर रहा है। रमेश इस पुस्तक को रिसीव कर रहा है। और भैया जो रिसीव करता है वही आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वही आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रिसीव करेगा, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा वो इनडायरेक्ट होगा, और जो रिसीव हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई। अब मान लीजिए इसका हम ट्रांसलेशन करें तो हमें ये दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दो कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो भैया सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि इनडायरेक्ट पहले लिखो, अर्थात हम किसको पहले लिखें? रमेश को लिखें। हम किसको पहले लिखें? रमेश को लिखें। और फिर कहता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखो, अर्थात हम फिर किसको लिखें? ये बुक को लिखें। एक कॉन्सेप्ट ये बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि आप पहले किसको लिख लो? पहले किसको लिख लो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लो। तो अर्थात कहता है कॉन्सेप्ट कि पहले इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। चलो फिर कहता है भैया कि इसमें तीनों में से किसी एक को लगाओ सेंस के अनुसार। चलो लगा लिया। फिर कहता है कि आप इनडायरेक्ट को लिखो, अर्थात रमेश को लिखो। किसको लिखोगे? रमेश को लिखोगे। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बिना इस फार्मूले के आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे डियर, और बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाली है। इसलिए ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। मैं इसको फिर से लिख देता हूं और तब आप नोट बनाइएगा इसको। ठीक है, मैं रमेश को एक पुस्तक देता हूं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक, आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। और चलिए एक लास्ट चलता हूं, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, और आपका ये ऑब्जेक्ट समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिएगा तीसरा नंबर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको हिंदी के माध्यम से ना समझा करके इंग्लिश सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि आसान पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूं, आई रिसीव्ड मनी फ्रॉम यू। आई रिसीव्ड मनी फ्रॉम यू। तो डियर आप जरा ये बताइए, आप कहोगे कि वह ऑब्जेक्ट, अच्छा आप एक थोड़ा सा दिमाग में आएगा आपको कि ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। इसके पहले मैंने बताया था फ्रॉम लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। चलो ठीक है, हम ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आप मान लीजिए कि इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जरा उसको समझते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो डियर जरा समझिएगा, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने लिखा है प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब यह हुआ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पहले प्रीपोजिशन आ जाए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पहले प्रीपोजिशन आ जाए, वह ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वाटर के पहले क्या दिया है भैया? विदाउट दिया है। वाटर के पहले क्या दिया है? विदाउट। ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए तो डियर ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने पूरे ऑब्जेक्ट को समझ लिया अच्छे से, आशा करता हूं समझ में भी आ गया होगा।